हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तक हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स के इक्वेशंस देखे थे। स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म कैसे होती है और उसमें नोड्स और एंटी नोड्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस पोजीशन पे होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में, एक तनी हुई डोरी में जो दोनों तरफ से क्लैम्प है और टाइट, उसके ऊपर एक टेंशन काम कर रही है। उस स्ट्रिंग में जाने वाली वेव और रिटर्निंग वेव मींस रिफ्लेक्टेड वेव जब आपस में ओवरलैप करेगी तो वह वायर के बीच में और एंड पर नोड्स एंड एंटी नोड्स की फॉर्मेशन करेगी और उस नोड्स और एंटी नोड्स के फॉर्मेशन के कारण एक स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी। बट उस स्टेशनरी वेव के कारण एक प्रोग्रेसिव वेव इन द फॉर्म ऑफ साउंड प्रोपोगेट करती है इन द एटमॉस्फेयर और इन द गैसियस मीडियम। तो यहां पे हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि अगर y1 हमारे पास है a sin kx माइनस ओमेगा टी एंड रिफ्लेक्टिंग y2 है a sin kx प्लस ओमेगा टी, तो उस केस में स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हम लोग के पास आया था 2a sin kx इंटू cos ओमेगा टी, और वहां पे ये वाला पोर्शन था एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। यह स्टेशनरी वेव x के साथ मतलब जैसे जैसे पोजीशन बदल रही है वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और जब एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। यहां पे हम लोगों के पास फंक्शन थे साइन के और यहां पे मिल रहा है cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 प्लस माइनस ओमेगा टी। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन। तो अब हम लोगों को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, हम लोगों को नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन और उसके फंक्शंस के कारण प्रोड्यूस्ड स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जानना है। तो जो पहली फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड इन द ईदर स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग और इन द ऑर्गन ट्यूब। ऑर्गन ट्यूब हॉलो ट्यूब है जिसमें की एयर रहती है, वह क्लोज भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है। उसके दोनों एंड्स में फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स लगी हो सकती है, जैसे ढोलक में होती है। ढोलक में दोनों एंड में फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स है और तबले में एक तरफ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स है। तो उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम लोग ये जान लें कि नोड्स और एंटी नोड्स स्टेशनरी वेव में कहां कहां मिलेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज मिनिमम और जीरो। जहां पे भी क्लैम्प की गई है स्ट्रिंग वहां पे नोड्स मिलेंगे, एंड जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव है दैट पॉइंट इज नोन एज एंटी नोड्स। ये हम लोगों ने पोजीशंस ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स में देखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी स्टडी की गई है कि नोड्स और एंटी नोड्स के बीच, दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा बाई 2। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा दें इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, नंबर ऑफ नोड्स अगर बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ छोटी हो गई तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों के पास फॉर्मूला है v = m लैम्डा। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जब हम वेवलेंथ को छोटा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और ये भी हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है तो आवाज पहले से मीठी हो जाती है, वो सुरीली लगती है। तो हमें ओवरऑल अलग अलग मेथड से अलग अलग नोट्स प्रोड्यूस करके, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मेथड से अलग अलग नोट्स प्रोड्यूस करके हम लोग सक्सेसिव हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस वे, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आवाज सुरीली या मीठी सुनाई देगी। तो यहां पे इस बात का ध्यान देना है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है जो दो तरफ से क्लैम्प है, इस तरीके से बंधी हुई है, तनी हुई है एकदम, यहां पे इसको बीच में खींच के छोड़ रहे हैं तो एक वेव हम लोगों की इस तरीके से मिल रही है, इंसिडेंट वेव।
और यहां से दूसरी वेव मिल रही है रिफ्लेक्टेड वेव, इस तरीके से। ये पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैक्सिमम है, ये पॉइंट है एंटी नोड, और जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है वो पॉइंट है नोड, ये नोड वाले पॉइंट, और बीचों बीच इसका एंटी नोड है। यह एंटी नोड पे 2 बार मीन पोजीशन में आएगी और 2 बार एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगी इन अ सिंगल ऑक्सीलेशन। सिंगल ऑक्सीलेशन में 2 बार मैक्सिमम होगा और 2 बार इसका मिनिमम 0 एम्पलीट्यूड मिलेगा। पर इस बात का भी ध्यान देना है कि इस नोड पॉइंट पर एम्पलीट्यूड ऑफ द स्ट्रिंग पार्टिकल्स विल बी 0, तो नोड्स पे 0 और एंटी नोड पे वह मैक्सिमम है। जैसे इस डायग्राम से भी लग रहा है कि नोड पॉइंट पर प्रेशर वेरिएशन एंड फोर्स चेंज इज मैक्सिमम। यहां पे प्रेशर चेंज एंड फोर्स चेंज मैक्सिमम होगा क्योंकि वहां पे टाइटली बाउंड है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जहां पे भी नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे प्रेशर चेंज एंड फोर्स चेंज मैक्सिमम होगा, और जहां पे एंटी नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे वो मैक्सिमम नहीं होगा। यहां पे चूंकि पहली वेव सिंगल मोड से हम लोगों ने प्रोड्यूस की है, अगर इसकी टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, यहां से यहां तक की लेंथ अगर L है, तो उस केस में 2 नोड्स के बीच की लेंथ हो जाएगी हमारे पास λ/2। ये फर्स्ट मोड है जब हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल लूप जनरेट कर रहे हैं, तो हम यहां पे 1 लिखते चलेंगे क्योंकि फर्स्ट केस है ये। इसमें चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2L = λ1, तो λ1 की वैल्यू मिल गई 2L। यहां पे और आगे कुछ लिख करते हैं, इस के कारण एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी दैट इज N1 विल बी इक्वल टू V/λ1, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है तो वेवलेंथ हम लोग λ1 लेंगे। V की वैल्यू आपको पता है इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज √T/μ या T/m, तो यहां पे वेलोसिटी हम लोग को मिल जा रही है T/m/μ। एनसीईआरटी बुक में ये म्यू है और टी क्या थी, टेंशन। म्यू था मास पर यूनिट लेंथ, एंड डिनोमिनेटर में यहां पे है λ1, तो λ1 की हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं 12। तो बेसिकली जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज 1/12 √T/m/μ। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है फंडामेंटल, पहली फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। इस बात का ध्यान देना, इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि एक बॉन्डेड रीजन में है, पर इस स्टेशनरी वेव के कारण एक प्रोग्रेसिव वेव एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होगी जो कि हमें साउंड के रूप में सुनाई देगी। तो यहां पे इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अब अगर हम इसमें 2 लूप पैदा करें तो पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होगा कि 2 लूप हम लोग पैदा कैसे करेंगे। यहां पे 2 लूप पैदा करने के लिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वही रखनी है हम लोगों को जो कि पहले थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड नॉट चेंज, वह चेंज नहीं हो रही है। अब हम लोगों को अगर इसमें 2 लूप्स पैदा करने हैं तो 1/4 पे हम एक फेदर, पंख या कागज का टुकड़ा हल्के हाथ से रखें या हल्के से इसको हम प्रेस करें, मतलब यह पोर्शन लूजली बाउंड हो जाएगा। जब हम यहाँ पे हल्के से हाथ रखेंगे और बीच में तेजी से हाथ रख के यहाँ पे बीचों बीच हाई प्रेशर लगाना है, 1/4 पे लो प्रेशर लगाना है, और साइमल्टेनियसली दोनों को हटा देना है। हटा देना मतलब इस पे जो प्रेशर हमने लगाया था अपवर्ड हाई प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर लो था, तो इसके कारण हम लोगों को इस तरीके की वेव्स मिलती हैं। ये जाने वाली वेव हो गई, इधर से जा रही है, यहां पे हम लोगों ने हल्के से लगा के छोड़ा था, और ये वाली वेव लौटने वाली है। तो बेसिकली अब यहां पे हम लोगों के पास 2 लूप्स पैदा हो रहे हैं, ये रिटर्निंग वेव है। तो आप सोचेंगे इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा भी देख लेते हैं। यहां पे जब 2 लूप पैदा होंगे तो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाएंगे। यहां पे हम लोगों को मिल रहा है नोड ऐसे पॉइंट है जहां पे वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। तो यहां पे नोड मिला और एंड पॉइंट पे नोड है, यहां पे भी नोड है।
तो दो लूप मिलने के कारण हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई लैम्डा बाई 2 और ये भी वैल्यू मिल गई लैम्डा बाई 2। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज L विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे चूंकि सेकेंड वेवलेंथ है, वेवलेंथ पहले से छोटी हो रही है, चेंज हो रही है, इसके कारण फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा 2 वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार हम लोगों ने लैम्डा 1 लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है टोटल लेंथ L इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 बाई 2। यहाँ पे थोड़ा सा और इलॉबरेट करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2L बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2। आपके मन में आता होगा 2 काट दे, 2 क्यों नहीं कैंसिल करना है, अभी पता चल जाएगा उसका। अब यहाँ पे इसके कारण हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वह फ्रीक्वेंसी हो जाएगी N2। N2 की वैल्यू है V बाई लैम्डा 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं V की वैल्यू है अंडर रूट T बाई म्यू, एंड लैम्डा 2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी है, ये है 2L बाई 2। 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में तो हम लोगों को मिल जा रहा है N2 इज इक्वल टू 2 बाई 2L अंडर रूट T बाई म्यू। क्या क्वेश्चन मिला, इसको हम लोग लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 बाई 2L अंडर रूट T बाई म्यू, और ये 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू, ये था हम लोगों के पास N1। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू जो मिल रही है दैट इज व्हाट 2 टाइम्स N1। मतलब सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो भी जनरेट हो रही है दैट इज नोन एज सेकेंड हार्मोनिक, दैट इज ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है सेकेंड हार्मोनिक, और इस सेकेंड हार्मोनिक का नाम है फर्स्ट ओवरटोन। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको यही मेथड मिलेगा ऑर्गन ट्यूब्स में भी, ऑर्गन ट्यूब में थोड़ा चेंज मिलेगा। तो यहां पे सेकेंड हार्मोनिक इज फर्स्ट ओवरटोन, और किसी भी साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें ओवरटोन्स की भी जरूरत पड़ती है। मतलब क्वालिटी ऑफ साउंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड और डिस्टिंग्विश्ड बाय द ओवरटोन्स। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे दो लूप पैदा करने के कारण फ्रीक्वेंसी पहले से डबल हो गई। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई मतलब पहले से आवाज उसकी नीचे हो जाएगी। थर्ड केस में अगर हम लोग इसमें 3 लूप्स पैदा कर दें, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। डायग्राम बनाते समय इसका ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग पहले ही इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1/6 पोर्शन पे हम लोग फोर्स को लगाकर इसमें 3 लूप्स पैदा करेंगे। जैसे यहाँ पे 1/4 में किया था, यहाँ पे 1/6 में करेंगे, यहाँ पे उठा के छोड़ेंगे, तो इस तरीके के लूप्स हम लोगों को मिलेंगे। ये जाने वाली वेव है, इस तरीके से ये इंसिडेंट वेव हो जाएगी बाउंडेड रीजन में, और यहां से टकराने के बाद लौटेगी। तो बेसिकली ये 3 लूप बना रही है। ये लौटने वाली डबल एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जाने वाली सिंगल एरो से। तो अब यहां पे 3 लूप पैदा हो गए, तो टोटल लेंथ L विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। चूंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड है तो इसको हम लोग 3 लिखेंगे। अब है नोड्स और एंटी नोड्स कहां पैदा होंगे, तो यहां पे नोड्स, यहां पे भी नोड, यहां पे भी नोड, एंड दिस इज ऑल्सो नोड, और एंटी नोड्स 3 पैदा हो रहे हैं बीच में। तो यहां पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट 2L बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा 3। तो थर्ड वेवलेंथ हम लोगों को मिल रही है 2L बाई 3। अब इसके कारण हमें थर्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी N3 दैट इज इक्वल टू V बाई लैम्डा 3। तो V की वैल्यू है अंडर रूट T बाई म्यू, जो कि कांस्टेंट सम है, और यहां पे 1 बाई लैम्डा 3। लैम्डा 3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2L बाई 3। So basically 3 will go into the numerator, तो हम लोग को मिलेगा 3 into 1 by 2L under root T by mu। 1/2L under root T by mu is equal to what? N3 is equal to 3 times N1। मतलब as
इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उस केस में आवाज सुरीली होती चली जाएगी, मीठी होती चली जाएगी। अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको जाने। सितार, गिटार, वायलिन, इन सब में वायर्स ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल होने के कारण म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, जहां पे डेंसिटी भी आई थी वह चेंज होगी। मटेरियल अगर चेंज है तो डेंसिटी बदलेगी, डेंसिटी अगर कम है तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कम होगा, ये ओवरऑल पोर्शन बढ़ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सितार में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और 7 वायर्स, उसमें जहां पे हाथ से दबाया जाता है, अगर सितार के बारे में नॉलेज होगी, जहां पे पर्दा कहते हैं, मिजराब से उसको दबाते हैं, बीच में उठाते हैं, तो जहां पे उठा रहे हैं वहां पे हम लोगों को एंटी नोट्स मिल रहे हैं, और जहां पे हम लोग फोर्सली दबा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर्दे पर, उस पर्दे पर हमें नोट्स मिलेंगे। तो जब नोट्स और एंटी नोट्स के बीच की गैप हम घटाएंगे तो वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवाज सुरीली होती चली जाएगी। तो सारे पधनिसा जो उसमें निकलता है, बेसिकली दैट इज ड्यू टू द स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द 7 स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस अलग होने के कारण वेलोसिटी में चेंज होगा, मटेरियल के अलग होने के कारण डेंसिटी में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज होगी, और जबकि नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने के कारण फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट चेंज मिल रहा है। तो ओवरऑल जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम पैदा करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें क्लियरिटी ऑफ साउंड मिलेगी, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर हैविंग स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग n नंबर ऑफ लूप्स के लिए लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा np इज इक्वल टू p इज नंबर ऑफ लूप, तो p n1, या यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है दैट विल बी इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 12 अंडर रूट t बाई v। अब मन में आता होगा इसको हम लोग कहते क्या है, बेसिकली ये कहलाता है थर्ड हार्मोनिक, and this third harmonic is known as second overtone. This is what second overtone. तो इसमें सेकेंड ओवरटोन की वैल्यू थ्राइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग देखेंगे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गन ट्यूब। अब दो तरीके के ऑर्गन ट्यूब्स हैं, एक क्लोज ऑर्गन ट्यूब एंड अनदर इज ओपन ऑर्गन ट्यूब। ओपन ऑर्गन ट्यूब में दोनों तरफ, दोनों एंड ऑफ द ट्यूब इज ईदर हैविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स आर ओपन फ्रॉम बोथ द साइड। जैसे ढोलक है, ढोलक में दोनों मेम्ब्रेन्स लूजली बाउंड है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन ऑर्गन ट्यूब है। खैर इन सब चीजों से थोड़ा मतलब कम है, हम लोग को देखना है कि किस तरीके के हार्मोनिक्स और सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव्स, जब हम लोग ऑर्गन ट्यूब में अलग अलग प्रेशर अप्लाई करके नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो यहां पे हम लोग हार्मोनिक्स इन द ओपन ऑर्गन ट्यूब देख रहे हैं। ऑर्गन ट्यूब, यहां पे इस बात का ध्यान देना है कि जो भी हम ट्यूब लेंगे वह ट्यूब इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। यहां पे हम फर्स्ट केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पे लेंथ ऑफ द ट्यूब ये। जब हम हल्के से यहां पे कम प्रेशर अप्लाई करके एयर को इंसर्ट करेंगे इस ट्यूब में, तो इसमें वेव्स कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और ये यहां से आके ऐसे हो जाता है, मतलब दो हाफ लूप इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं और दोनों एंड्स पर हम लोगों को एंटी नोट्स मिल रहे हैं। स्ट्रिंग में हम लोग को एंड पॉइंट पर नोट्स मिल रहे थे, यहां पे ओपन एंड पे हम लोग को मिल रहा है एंटी नोट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बीचों बीच यहां पे मिल रहा है हम लोग को बस नोट। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन के बराबर हो तो ज्यादा बेटर है, इस बात का ध्यान देंगे। अगर आप 8 लाइंस लेके चलते हैं तो 4 ऊपर की हो जाएंगी, 4 नीचे की हो जाएंगी, आराम से ऑर्गन ट्यूब फॉर्म हो जाएगा। तो
तो यहां पे वेव इस तरीके से आ रही है और स्टेशनरी वेव इसमें प्रोड्यूस हो रही है एंड इट फॉर्म्स द एंटी नोड एट द एंड एंड नोड एट द मिड पॉइंट। अगर इसकी टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब है L, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस है λ/2। तो यहां दिस L विल बी इक्वल टू λ1/2, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2L इज इक्वल टू λ1। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग केस। तो यहां पे हम लोग के पास N1 मिल जाएगा V/λ1, क्योंकि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। अब V वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और gaseous medium is under root gamma p/d after Laplace correction। तो यहां पे वेलोसिटी हम लोगों को मिल रही है गामा p/d एंड 1/λ इज व्हाट 2L। तो यहां पे L1 मिल गया 1/2L अंडर रूट गामा p/d। दिस इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक उसी तरीके से है और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अगर इसी ट्यूब में, इसी पाइप में हम लोग थोड़ा सा फोर्स बढ़ा के एयर को इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा फूंकते हैं, एक खोखला पाइप लेके जब धीरे से फूंका तो एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इनसाइड द ट्यूब, और वह फिर एटमॉस्फेयर में एक प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म में बाहर आती है। अगर इसका हम लोग सेकेंड हार्मोनिक प्रोड्यूस करना चाहें तो लेंथ हम लोगों को ट्यूब की वही रखनी है जो कि पहले थी। यहां पे नंबर ऑफ लूप्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब वही रखनी है। यहां पे एक फुल लूप बीच में मिलता है, तो अगर आप लोगों ने 8 लाइंस ले रखी है तो 2 लाइंस में हाफ लूप बन जाएगा आपका, एंड बीच में 4 लाइंस में आप लोगों का एक फुल लूप बन जाएगा। ये डायग्राम बनाने के लिए एक इजी टेक्निक है। बेसिकली जो भी वेव्स आ रही है, अगर इधर से हमने फूंक मारी है तो ये वेव इधर आई, ये ऐसे गई और ये रिटर्न होके ऐसे आ गई। अगर हम लोगों ने इसमें थोड़ा हाई प्रेशर लगा के एयर को इंजेक्ट किया है तो एक फुल लूप बन रहा है, 2 हाफ लूप बन रहा है। कोशिश आपको यह करनी है कि 2 हाफ लूप मिला के ये बीच के फुल लूप के बराबर दिखाई दे। बच्चे करते क्या है कि ये वाला पोर्शन इस पूरे के बराबर कर देते हैं, जो कि गलत है। यहां पे हम लोग के पास एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे नोड, फिर बीच में जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहां पे एंटी नोड, फिर नोड और यहां पे एंटी नोड। यहां पे दोनों एंड्स पे हम लोगों को एंटी नोड्स मिल रहे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की गैप होती है λ/4। तो ये वाली वैल्यू मिल गई हम लोगों के पास λ/4, ये वाली वैल्यू भी मिल गई λ/4 और ये वाली वैल्यू है टोटल λ/2। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब L विल बी इक्वल टू हाउ मच λ/4। λ/4 इज व्हाट λ/2। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2λ2/2। यहां पे 2 कैंसिल नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर हम लोग पास जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी मिलेगी N2, दैट विल बी इक्वल टू V/λ2। V की वैल्यू है अंडर रूट गामा p/d एंड λ2 की वैल्यू अब हम लोग को मिल रही है 2L/2। यहां पे 2L/2 यहां से इंप्लाइज दैट करके लिख सकते हैं 2L/2 इज इक्वल टू λ। तो यहां पे N2 की वैल्यू मिल गई, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2/2L अंडर रूट गामा p/d। यह काफी कुछ सिमिलर है विद द स्ट्रिंग, बट क्लोज ऑर्गन ट्यूब एकदम डिफरेंट है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे N2 की वैल्यू मिल गई 2 टाइम्स N1। यहां पे जो N2 मिल रहा है दैट इज द सेकेंड हार्मोनिक। ये क्या है? सेकेंड हार्मोनिक, और इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन है ओपन ऑर्गन ट्यूब। ओपन ऑर्गन ट्यूब में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड क्लोज ऑर्गन ट्यूब में आप लोग के पास बहुत सारे हैं, जैसे ढोलक ओपन ऑर्गन ट्यूब है, तबला क्लोज ऑर्गन ट्यूब है। तो दोनों में फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है थोड़े डिफरेंट नेचर की होती है।
अब इसमें और तेज प्रेशर लगा के अगर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करनी है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने हैं, तो उस केस में हम लोगों के पास डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें सिंगल लूप बीच में बना था, वहां पे 2 फुल लूप बीच में बनेंगे, तो ये वाला पोर्शन छोटा सा रहेगा इस तरीके से, और बीच में 2 फुल लूप बन रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हम पहले लूप बना ले रहे हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का नेचर शो करते हैं। तो यहां पे हम लोग के पास लूपिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, ये ना बढ़ा दे रहे हैं। यहां पे भी लाप्लास साहब ने करेक्शन किया था, अभी उसको भी बताते हैं। यहां पे 2 लूप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां पे आपका है एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड एंड एंटी नोड। कोशिश आपको करनी है कि दोनों लूप्स आपस में बराबर हो, जो आपकी कॉपी में लाइनिंग होने के कारण आराम से आप कर सकते हैं या नाप के कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यू है हम लोगों के पास λ/4, क्योंकि यहाँ नोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे भी नोड्स है, ये भी नोड्स है। 2 कॉन्जुगेट नोड्स के बीच की वैल्यू है λ/2 एंड एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस है λ/4। ये भी पोर्शन हम लोग के पास मिल गया λ/4, और ये यहां से यहां तक है λ/2, ये यहां से यहां तक है λ/2। तो बेसिकली यहां पे टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 3 λ3/2, λ3/2। तो इसको हम लोग इंप्लाइज देख करके लिख सकते हैं 2l/3 इज इक्वल टू व्हाट, λ3। तो λ3 की वैल्यू अगर हम n3 में पुट करें तो यहां मिल जाएगा v/λ3। v की वैल्यू है √γ/p/t, √γ/p/t है, एंड λ3 की जगह लिख सकते हैं 2l/3। 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हम लोग के पास मिलेगा 3 टाइम्स 1/2l √γ/p/t। तो यहां पे थर्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू 3 टाइम्स n1। यह थर्ड हार्मोनिक, एंड यहां पे इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। कॉम्पिटिशंस में आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी कि अगर क्लोज ऑर्गन ट्यूब है उसको ओपन कर दे तो क्या होगा, अगर ओपन ऑर्गन ट्यूब है उसको क्लोज कर दे तो फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इवन और ऑड 1 2 3 4 5 दोनों तरीके के हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप कहेंगे कि स्ट्रिंग में भी तो ये हो रहा है, स्ट्रिंग और ये केस सेम है।